नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम 4 अगस्त 2025 के कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों पर नजर डालेंगे। ये इस तारीख का पहला भाग है और जैसा आप जानते हैं, हम कई स्रोतों से जानकारी लेकर उसका विश्लेषण करते हैं। हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो ये एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आज हम निवेशक शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, भूगोल और सामाजिक न्याय से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विषय है निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण यानी IEPFA। सुना है कि ये अपने एकीकृत पोर्टल के परीक्षण के अंतिम चरण में है। ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ बिल्कुल, IEPFA मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ये 2016 में बनी थी, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। इसका मुख्य उद्देश्य है निवेशकों में जागरूकता बढ़ाना, उनके हितों की रक्षा करना और खास तौर पर वो शेयर्स, डिविडेंड्स वगैरह जिन पर सालों से मतलब 7 साल से किसी ने दावा नहीं किया। अच्छा, 7 साल से अनक्लेम्ड। हाँ, उनकी वापसी को आसान बनाना। ये कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। और ये नया पोर्टल? ये पोर्टल पूरी दावा प्रक्रिया को सेंट्रलाइज और सरल बनाने के लिए है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और निवेशकों का पैसा वापस मिलने में आसानी होगी। इनकी निवेशक दीदी, निवेशक पंचायत जैसी पहलें भी हैं जो वित्तीय साक्षरता बढ़ाने का काम करती हैं। महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत मातृवन पहल शुरू हुई है। ये क्या है? जी, ये मातृवन पहल अरावली पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 750 एकड़ में एक थीम आधारित शहरी जंगल विकसित करने की योजना है। अरावली में 750 एकड़? हाँ, इसका उद्देश्य है जैव विविधता को बढ़ाना, लोगों के लिए एक अच्छी जगह बनाना और शहरी स्थिरता को भी सपोर्ट करना है। इसमें CSR पार्टनर्स, RWA, NGOs ये सब शामिल होंगे। मुख्य काम होगा वहां से कबूली कीकर हटाना और ढाक, अमलताश जैसे पेड़ लगाना। नेचर ट्रेल्स, योग स्थल वगैरह भी बनेंगे। अच्छा, पर्यावरण से जुड़ा एक और मुद्दा है। एक रिपोर्ट आई है कि अल्पाइन कस्तूरी मृग के संरक्षण प्रजनन में कुछ गड़बड़ी हुई है। इस जीव के बारे में कुछ खास बताएं। हाँ, ये चिंता की बात है। अल्पाइन कस्तूरी मृग ये सिर्फ एशिया में पाया जाता है, खासकर हिमालय के ऊंचे इलाकों में। दिलचस्प बात यह है कि ये हिरण नहीं है, ट्रू डियर नहीं है। ये बोविडे परिवार से है। अकेले रहना पसंद करता है और ज्यादातर सुबह शाम सक्रिय रहता है, जिसे क्रेपिस्क्यूलर कहते हैं। और कस्तूरी? हाँ, नर में कस्तूरी थैली होती है, जिसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा अवैध शिकार होता है और इसी वजह से ये IUCN की लिस्ट में लुप्तप्राय एंडेंजर है। तो संरक्षण में गड़बड़ी का क्या मतलब है? रिपोर्ट के अनुसार संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम में शायद प्रजाति की पहचान में कुछ चूक हुई है। ये एक्स सितु संरक्षण प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर जेनेटिक शुद्धता बनाए रखने के लिहाज से। गंभीर बात है। चलिए अब स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर मुड़ते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम PMNDP अब देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 751 जिलों में चालू हो गया है। जी, ये 2016 में शुरू हुआ था। इसका लक्ष्य है BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों को जिला अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस सेवा देना। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत PPP मोड में चल रहा है। हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों इसमें शामिल हैं। और इसका इतना विस्तार, ये तो अच्छी खबर है। बिल्कुल, और इसका एक PNNDP पोर्टल भी है, जिसका मकसद है डेटा को इंटीग्रेट करना, एक रीनल रजिस्ट्री बनाना और पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना। मतलब वन नेशन वन डायलिसिस का लक्ष्य। वन नेशन वन डायलिसिस सुनने में अच्छा है। अब बात करते हैं नदियों की। कोपिली नदी, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग 57 घोषित किया गया है, उसे असम में व्यापार के लिए चालू किया गया है। इस नदी के बारे में कुछ जानकारी? कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। उसके बाएं किनारे पर मिलती है। इसका उद्गम मेघालय पठार के सैपो रिजर्व फॉरेस्ट से होता है। लगभग 256 किलोमीटर लंबी ये नदी मेघालय और असम से होकर बहती है। अच्छा, मेघालय और असम। हाँ, और ये असम में ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी मानी जाती है। जलमार्ग के तौर पर इसका चालू होना उस क्षेत्र के व्यापार के लिए फायदेमंद होगा। सही है। अब एक और पहल, अपना घर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। ये किसके लिए है? ये पहल खास तौर पर ट्रक ड्राइवरों के लिए है, उनकी लंबी यात्राओं को थोड़ा आरामदायक बनाने के लिए।
ट्रक ड्राइवरों के लिए कैसे? इसके तहत देश के प्रमुख राजमार्गों पर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMCs के पेट्रोल पंप है, वहां आरामदायक और साफ सुथरे विश्राम स्थल बनाए जा रहे हैं। इनमें डॉर्मेट्री, रेस्टोरेंट, शौचालय, नहाने की जगह ऐसी सुविधाएं होंगी। एक अपना घर मोबाइल ऐप भी है इसके लिए। तो बहुत जरूरी पहल लगती है। अब जरा भूगोल की ओर चलते हैं। क्रशिनिने कोव ज्वालामुखी, इसका विस्फोट पहली बार दर्ज किया गया है। ये कहाँ है? क्रशिन्यकोव, हाँ, ये एक सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो है। ये रूस के पूर्वी कामचकटा प्रायद्वीप में स्थित है, जो प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रूस में रिंग ऑफ फायर, स्ट्रेटोवोल्केनो क्या होता है? स्ट्रेटो वोल्केनो मतलब खड़ी ढलान वाले शंक्वाकार ज्वालामुखी, जिनमें अक्सर विस्फोट होते हैं। ये क्रशिन्यकोव ज्वालामुखी लगभग 1886 मीटर ऊंचा है और एक धंसे हुए काल्डेरा में स्थित है। हालिया विस्फोट 2 अगस्त 2025 को हुआ था। पास में एक 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था उसके बाद। अच्छा, भूकंप के बाद। चलिए एक और नदी की बात करते हैं, महानदी। खबर है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ इसके जल विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने पर सहमत हुए हैं। नदी के बारे में कुछ मुख्य बातें। महानदी पूर्व की ओर बहने वाली एक प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ की सिहावा श्रेणी से होता है। लगभग 860 किलोमीटर लंबी ये नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका बेसिन भी काफी बड़ा होगा। हाँ, इसके बेसिन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से आते हैं। शिवनाथ, जोंक, हसदेव इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और हाँ, प्रसिद्ध हीराकुंड बांध इसी नदी पर है। चिल्का झील को भी इससे पानी मिलता है। अब एक तकनीकी विषय, मार्केट कपलिंग। CERC ने जनवरी 2026 से इसे लागू करने का प्रस्ताव दिया है, पर इसके लाभ पर कुछ संदेह भी जताया जा रहा है। ये है क्या? मार्केट कपलिंग असल में बिजली बाजार से जुड़ा है। ये एक ऐसा मॉडल है जिससे विभिन्न पावर एक्सचेंज जैसे IEX, PXIL, HPX है ना, हाँ, उन पर बिजली के लिए एक समान मूल्य तय हो सके। अभी क्या होता है, हर एक्सचेंज का अपना अलग मूल्य निर्धारण होता है। कपलिंग में क्या होगा कि सभी एक्सचेंजों की बोलियों को एक साथ लाया जाएगा और एक मार्केट क्लियरिंग प्राइस MCP तय होगा। उद्देश्य तो यही है कि इससे बाजार की दक्षता बढ़े, तरलता यानी लिक्विडिटी बढ़े। एक देश एक ग्रिड एक दाम जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही। पर इसके वास्तविक लाभ और कार्यान्वयन को लेकर कुछ सवाल हैं, इसीलिए शायद संदेह जताया जा रहा है। समझ गया। और अब आखिरी विषय पर आते हैं, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां, जिन्हें DNTs, SNTs कहते हैं, उनके लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की मांग बढ़ रही है। ये कौन लोग हैं और ये मांग क्यों उठ रही है? देखिए, DNTs यानी विमुक्त जनजातियां वो हैं जिन्हें अंग्रेजों के समय आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि ये कानून 1952 में निरस्त हो गया, पर उसका असर अब तक है। बिल्कुल, सामाजिककरण कभी भी जुड़ा है। और NTS यानी घुमंतु जनजातियां वो हैं जो अक्सर भूमिहीन होती हैं और आजीविका के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं। ये समुदाय भारत की आबादी का करीब 10% होने के बावजूद अक्सर सबसे ज्यादा उपेक्षित और हाशिए पर होते हैं। इनके लिए पहले भी आयोग बने हैं, है ना? हाँ, रेंके आयोग 2008, फिर इदाते आयोग 2014 बने। 2019 में इनके विकास और कल्याण के लिए एक बोर्ड DWBNCS भी बना। सीड जैसी योजनाएं इनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हैं। लेकिन स्थायी आयोग की मांग ये दिखाती है कि शायद मौजूदा व्यवस्था इनकी जो विशिष्ट जरूरतें हैं, जैसे पहचान पत्र की कमी, सामाजिक बहिष्कार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी, उनको पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर पा रही है। तो ये एक सतत चुनौती है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी चर्चा, नीतिगत पहलों से लेकर पर्यावरण, भूगोल और सामाजिक मुद्दों तक। हाँ, और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये भी उठता है कि एक तरफ हम IIPFA पोर्टल या अपना घर ऐप जैसी तकनीकी समाधानों से शासन और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ DNTs जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए स्थायी आयोग की मांग ये दिखाती है कि शायद संस्थागत ढांचे और जमीनी हकीकत में अभी भी एक फासला है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार मिलकर इन समुदायों तक कैसे प्रभावी ढंग से पहुंच सकते हैं? निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। ये 4 अगस्त 2025 के समसामयिक घटनाक्रम पर हमारी चर्चा का पहला भाग था।
यूपीएससी की तैयारी के लिए ऐसे और विश्लेषणों से जुड़े रहने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली चर्चा तक अलविदा।